जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 हमारी मेडिवल हिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 2 में हमने गुलाम वंश को ख़त्म कर लिया था और आज हम शुरू करने वाले हैं खिलजी वंश को। अब खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो खिलजी वंश की जो संस्थापक था वो कौन था? जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। मैं इसको JFK से लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो आगे जो भी मैं बताऊँगा। तो जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी कौन था? इसका संस्थापक था। और ये था कौन एग्जैक्टली, ये कहाँ से आया था? तो ये क्यूमर्स का सेनापति था। अब क्यूमर्स कौन था? तो जैसे हमने गुलाम वंश को पढ़ा था तो गुलाम वंश का जो आखिरी सुल्तान कौन था? बलबन था। और बलबन का ही सेनापति कौन था? क्यूमर्स था। अब क्यूमर्स का सेनापति कौन था? जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने क्या कर दिया था कि क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब सुल्तान बन गया तो ये तो था खिलजी वंश का, तो इसीलिए यहाँ से खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इसके सीक्वेंस को। तो क्यूमर्स की हत्या करने के बाद जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी गद्दी पर बैठता है और ये इसकी कैपिटल किसको बनाता है? किलो खरी को कैपिटल बनाता है। इसने जो अपने जो इसने इसका जो राज्य स्थापित किया था उसकी नीति क्या थी, मतलब पॉलिसी, किस पॉलिसी पर राज किया करता था? तो ये उदार नीति पर काम करता था। तो इसने उदार नीति को अपनाया था, इसको आप याद रखिएगा। कड़ा मानिकपुर एक जगह थी जहाँ का गवर्नर कौन था? मलिक हज्जू नाम का एक आदमी था। जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को इस पर अटैक करवाया था। और जैसे ही इस मलिक हज्जू पर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और इसको हराया तो जो जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी था उसने इसको अलाउद्दीन खिलजी को नया सूबेदार बना दिया। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का। और ये इसकी ना परफॉर्मेंस से, मतलब जो जिस तरीके से लड़ता था, इसको ना बहुत प्रभावित हुआ था जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। तो इसी को ना इसने क्या किया, फिर धीरे धीरे आगे इसने साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन खिलजी को ही भेजा। अब दिल्ली था, अब दिल्ली में तो जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी थे। अब इसने अटैक करने के लिए सबसे पहले साउथ इंडिया पर अटैक हुआ था। किसके समय? खिलजियों के समय। इसके पहले जो कि हमने गुलाम वंश देखा था, गुलाम वंश के समय साउथ पर कोई अटैक नहीं हुआ था, कोई भी। लेकिन खिलजियों के समय यहाँ पर सबसे पहले अटैक किया। कहाँ पर अटैक किया? महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी। देवगिरी पर ये ने अटैक किया और क्या किया? इन लोगों ने धन लूटा वहाँ से। खिलजी ने जितने भी साउथ इंडिया के जो भी अभियान चलाए उसमें सिर्फ ये किस लिए गए थे? धन लूटने गए थे, ना कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके समय हुआ था? जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय हुआ था। और किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। 1296 में जलाउद्दीन की हत्या कौन कर देता है? अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद भी रहता है, अपने ससुर की हत्या कर देता है ये। अब अलाउद्दीन खिलजी का समय आता है, अब ये गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसकी टाइमलाइन क्या है? 1296 से 1320 तक ये राज करता है। इसने कई सारी चीज़ों को शुरू किया था, जैसे सैन्य अभियान और इसके भू राजस्व व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, बाज़ार नियंत्रण की नीति। इसमें कई सारे मेंस से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं, तो इसको हम आगे देखने वाले हैं। मूल नाम क्या था इसका? रियल नेम क्या था? अली गुरशास्प इसका रियल नाम था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से फेमस था। इसने खुद को दो उपाधि भी दी थी, सिकंदर साहनी और द्वितीय सिकंदर। ये आ जाता है कि द्वितीय सिकंदर दिल्ली सल्तनत में किसे कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। इसने जो नॉर्थ इंडिया था हमारा, वहाँ पर इसने फिर विजयी अभियान की शुरुआत करी। उसने वहाँ पे नुसरत खां और उल्लू खां, जो इसके दो सेवक कह लो या इसके सिपाही कह लो, उनको भेजा था। और इसने गुजरात अभियान भी चलाया था। गुजरात अभियान में कौन था? गुजरात अभियान के बाद में जो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और मालवा, यहाँ पर भी इसने अभियान किया था। जैसे कि हमने पद्मावत पिक्चर में भी देखा था, राणा रतन सिंह वाला जो उसमें मूवी में दिखाया गया, वो इसी में था। कौन सा अभियान था? चित्तौड़ का अभियान था। इन्हीं के वंशज फिर आगे जाके पृथ्वीराज चौहान वगैरह भी, मतलब पृथ्वीराज चौहानों के ही वंशज हैं ये, रतन राजा राणा रतन सिंह वगैरह जो भी थे। तो गुजरात अभियान के समय ही नुसरत खां और उल्लू खां एक गुलाम खरीदते हैं जिसका नाम रहता है मलिक कफ़ूर।
जिसको ये क्या 1000 दीनार में ख़रीदते हैं। जैसे अभी हमारा रुपीस चलता है वैसे उस समय दीनार चलता था। तो जैसे 1000 रुपये बोल सकते हैं अभी हम। तो 1000 दीनार में मलिक कफ़ूर को ये बाज़ार में ख़रीद। पहले क्या होता था कि ग़ुलामों के बाज़ार लगते थे, वहाँ पे कोई भी ख़रीद लेता था। तो ये मलिक कफ़ूर को इनने 1000 दीनार में ख़रीदा था और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। मलिक कफ़ूर का भी हमने मूवी में देखा था। अब पद्मावत जो है, पद्मावत जो किताब लिखी गई वो किसने लिखी, महाकाव्य किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जयशी ने लिखा है। किस भाषा में, अवधी भाषा में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर प्रश्न आ जाते हैं कि पद्मावत जो महाकाव्य है वो किसने लिखा और किस भाषा में लिखा। इसी से इंस्पायर होकर वो स्टोरी ली गई है पद्मावत की। सबसे ज़्यादा मंगोल अटैक अगर किसी के शासनकाल में हुए हैं तो वो किसके शासनकाल में हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हर किसी से नहीं बनता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय जो थी उसको इसने, अब जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसको भेजा था, मलिक कफ़ूर को भेजा, मलिक कफ़ूर को भेजा। इसका उद्देश्य क्या था, धन लूटना था। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ धन लूटना था, साम्राज्य का स्थापना करना नहीं था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की, जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी की नीति क्या थी, उदार नीति थी। इसकी थी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल। ये इस पॉलिसी पर काम करता था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इन सब की भी नीति भी आ जाती है। अब इसके समय, उस जलाउद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय सिर्फ देवगिरी को लूटा था इसने। देवगिरी, वारंगल और हमारे होयसाल और मदुरा, इसने 4 एरिया के राजाओं को तो लूटा ही लूटा था। देवगिरी में उस समय यादव वंश का राज था, जिसके रामचंद्र नाम के राजा उस पर राज करते थे। वारंगल में काकतीय वंश था। प्रताप रुद्र देव जो वहाँ के राजा थे, वहाँ पे उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इसको कोहिनूर हीरा गिफ्ट दिया था। द्वार समुद्र का जो होयसाल वंश था, वीरवल्लाल थर्ड, ये वहाँ के राजा थे और मदुरा में पांड्य लोग राज करते थे। इन लोगों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो धीरे धीरे साउथ इंडिया तक भी खिलजियों का वो हो गया था, राज हो गया था। अलाउद्दीन, अब इसकी जो बाज़ार नियंत्रण की नीति है ये हमारे प्री के लिए ज़रूरी नहीं है, मेंस ओरिएंटेड है, तो इसलिए हम इसके ऊपर अलग से वीडियो कभी बनाएंगे। अच्छा, इसकी जो जानकारी है, जो बाज़ार नियंत्रण वगैरह की जानकारी है या अलाउद्दीन के समय कैसे वो अपना राज्य करता चलाता था, वो कहाँ से मिलती है, खज़ाइन उल फतूह नाम की एक बुक है जो किसने लिखी है, आमिर खुसरो ने लिखी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि आमिर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन किसके समय शुरू किया था, बलबन के समय शुरू किया था। ठीक है, तो ये बलबन से अब किस वंश में आ गया है, खिलजी वंश में आ गया है। अब इसीलिए इसने यहाँ पर इसमें एक खिताब लिखी, खज़ाइन उल फतूह, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाज़ार नियंत्रण की जो प्रणाली थी उसका उद्देश्य क्या था, मतलब वो किससे प्रभावित थी, प्रेरित थी, तो वो सैन्य उद्देश्यों से प्रेरित थी। मतलब वो हमेशा मतलब आर्मी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ वो काम किया करता था और इसने ये जन कल्याण के लिए लागू की थी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो सैन्य सुधार थे ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो थोड़े से फ्यूचरिस्टिक टाइप की चीज़ें थी जो आज हम जिसको अप्लाई करते हैं, ये उस समय उसने सोचा था। इसने सर्वप्रथम एक विशाल स्थायी सेना का निर्माण किया था, मतलब परमानेंट एक आर्म फोर्स का निर्माण किया था। अभी जैसे कि हर देश के पास परमानेंट आर्म फोर्स है, उस समय इसने उस समय ये स्थापना कर दी थी। सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था शुरू करी थी। पहले क्या हुआ करता था कि जो भी सैनिक हुआ करते थे सबको वेतन के बदले ज़मीन दी जाती थी, ज़मीन ही मिला करती थी, वेतन नहीं मिलती थी। उस ज़मीन पर ये लोग चाहे ज़मीन को बेच के पैसा कमाएं या उस पर खेती करके, या उनको जो करना है वो कर सकते उस ज़मीन का, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया जाता था, ज़मीन दिया जाती। तो खिलजी ने सर्वप्रथम वेतन देना शुरू किया। इसने जो हमारा आज का आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम कहते हैं, उस समय इसने हुलिया लिखने की प्रथा शुरू करी थी कि जो भी हमारे सैनिक हैं वो कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट क्या है, कितने चौड़े हैं, सब कुछ। तो हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
आप आज हम अगर राजस्थान में देखें तो जो वहाँ के ट्राइब्स हैं वो अपने भेड़ों को अलग अलग रंग कर देती हैं, मार्किंग कर देती हैं ताकि वो पहचान में आए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करी, मतलब वो दागते थे। एक लोहे का कोई सील जैसी रहती थी, उसको गर्म करके घोड़ों के ऊपर लगा दी जाता था तो वो दाग बन जाता था। तो इस तरीके से इसका ये आइडेंटिफिकेशन मार्क था। 3-4 सुधारों को तो आप याद रखिएगा, सैन्य सुधारों में तो ये तो प्री में भी आ सकते हैं। अब इस तरीके से इसके पुत्र हुए, ये तो हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं है। अलाउद्दीन के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसने अलाई दरवाज़ा, जो कि कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये किसने बनवाई थी? हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। तो उसी का जो दरवाज़ा, जो उसकी एंट्रेंस है, उसी को अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। तो इसने उसका एंट्रेंस बनवाया था। हज़ार खंबा महल बनवाया था। सीरा, जो एक जगह है, उसकी स्थापना करी थी। और जमैत खाना मस्जिद, जो पूर्णतः किसमें, भारत में ऐसी पहली मस्जिद है जो पूर्णतः तुर्क शैली में निर्मित है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि तुर्क शैली में बनी हुई जो पूरी तरीके से, वो कौन सी मस्जिद है? जमैत खाना मस्जिद। इसका अन्य नाम क्या है? इसके पहले भी हमने देखा था कि विश्व का सुल्तान, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, ये इसको अन्य नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर हमारा खिलजी वंश की समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में एक, मतलब यहाँ पर गाज़ी मलिक आता है। गाज़ी मलिक का उल्लेख मिलता है। यही गाज़ी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक बन जाता है। तो तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से है? 1320 से 1414 तक इसका टाइम पीरियड है। तो तुगलक वंश ने भी काफ़ी ज़्यादा राज किया था। इसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन खिलजी। इसी को हम क्या नाम से जानते हैं? मतलब इसलिए गाज़ी की उपाधि पहले ली थी। और इसने अपनी जो राजधानी थी वो किसको बनाया था? तुगलकाबाद को बनाया था। और तुगलकाबाद में ही इसने एक 56 कोट का किला बनवाया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि 56 कोट का किला किसने बनवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसने सर्वप्रथम नहरों का भी निर्माण करवाया था, डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाया था। और इसकी नीति क्या थी? ये किस पॉलिसी पे चलता था? रस्म मियान की नीति, या फिर मध्यम पंथी भी बोलते हैं जिसको, ये उस नीति पर चलता था। अब इसके पहले जैसे कि हमने देखा था कि खिलजियों के समय साउथ में किसी भी राज्य को मिलाया नहीं गया था, दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं था। लेकिन जैसे ही तुगलक वंश आया, तुगलक वंशों ने सबसे पहले किस राज्य को अपने दिल्ली सल्तनत में मिलाया? वारंगल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस वंश ने किस दक्षिण के राज्य को अपने में मिलाया? तो तुगलक वंश ने वारंगल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। ठीक है, किसके समय हुआ था ये? गयासुद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन तुगलक के समय। इसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? 1325 से लेके 1351 तक। मतलब ये तकरीबन 25 एक साल तक ही मान लो मोटा मोटा कि 25-26 साल तक इसने राज किया। इसका बचपन का नाम क्या था? जौना खां। और इसने ये कौन था? गाजी मलिक का बेटा था। मतलब ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। और इसने क्या था? ये ना सर्व शिक्षित था, मतलब हर तरीके से इसको शिक्षा प्राप्त थी और सर्वाधिक योग्य था। इसने पढ़ाई लिखाई खूब करी थी। वैसे तो ये साले पढ़ते नहीं थे कोई भी, लेकिन ये एक हिस्ट्री में इकलौता ऐसा बंदा मिलता है जिसने ना पढ़ाई करी थी। ये शिक्षित था और सर्वाधिक योग्य था। एक ये लाइन बड़ी फेमस आ जाती है, गयासुद्दीन तुगलक ने से निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुन्नूज दिल्ली दुरुस्त है। तो ये कुछ एग्जैक्टली मेरे को इसके पीछे का कारण नहीं पता। तो अगर ऐसा कुछ अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। क्या कहा था? हुन्नूज दिल्ली दुरुस्त है, जिसको आज हमने बोलते हैं ना कि दिल्ली दूर है, वही उसी का ये पुराना वर्जन है। मतलब यही इसी से इंस्पायर हुए हैं हम लोग। अब एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसने किस तरीके की योजनाओं को शुरू किया था? इसने सर्वप्रथम दो आब के क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दी थी। मतलब दो आब क्या कहलाता? पहले तो दो आब समझते हैं। देखिए, ये एक नदी है,
एक ये नदी बह रही है और एक ये नदी बह रही है। इसके बीच की जो ज़मीन है इसी को दोआब कहा जाता है। मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है दोआब का जो क्षेत्र होता है, ये बहुत फर्टाइल होता है, इसीलिए अक्सर जो लड़ाइयाँ होती हैं इस दोआब के क्षेत्र के लिए हो जाती हैं। तो इसने क्या किया था, ये जो दोआब के क्षेत्र में जितने भी गांव या जो भी लोग यहाँ पर रहा करते थे उन पर इसने टैक्स की वृद्धि कर दी थी कि अब तुम साले ज़्यादा टैक्स दोगे। अब राजधानी का इसने परिवर्तन कर लिया था, देवगिरी से इसने राजधानी का कर दी थी दौलताबाद कर दिया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन का शुरू किया था, जिसमें चांदी का बंद और पीतल की शुरुआत करी थी। इसने खरासान जो अभियान था इसका ये फेमस है, और कराचेल अभियान और कृषि की उन्नति के लिए इसने प्रयास किए थे। तो ये कुछ बातें हैं एमबीटी की जिसको आप ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति क्या था, ये धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, मतलब ये बहुत टॉलरेंट था, मतलब सबको एक साथ लेने के चलने के लिए इसकी प्राथमिकता देता था। ऐसा नहीं है कि ये कट्टर टाइप का नहीं था, ये लिबरल था थोड़ा सा। इसकी कई सारी चीज़ें इसने अच्छी शुरू करी थी, जैसे कि ये जो उलेमा वर्ग था, एक हमारे दिल्ली सल्तनत में एक उलेमा वर्ग आता है। उलेमा वर्ग कौन थे, जो मुस्लिम ग्रंथ के जो ज्ञाता होते थे उन्हें उलेमा कहते थे। तो उलेमा लोगों को स्पेशल प्रिविलेज थे कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इनको ना किसी तरीके का दंड नहीं मिलेगा, किसी तरीके से इनको मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन एमबीटी ने क्या किया, उलेमा वर्ग को भी न्यायिक परिधि में ले आया कि नहीं, अगर तुम भी गलत बोलोगे, तुम भी अगर किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तो इससे उलेमा वर्ग बड़ा नाराज़ हो गया था इस बात को लेके। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो होली और दिवाली मनाता था भाई, क्योंकि ये लिबरल था धार्मिक रूप से, तो इसीलिए सबको साथ में लेके चलने की नीति पे वाला। तो पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, ये थोड़ा पढ़ा लिखा था तो इसको ये सबको साथ में लेके चलने की बात करता था। इसने जैन विद्वान जो थे जिन प्रभु सूरी, उसको भी सम्मानित किया था। और इसने सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि योग्यता के अनुसार इसने पदों का आवंटन शुरू किया था और वंशानुगत पदों को ख़त्म किया था। एक्चुअली होता क्या था कि जो भी सैनिक हुआ करते थे या जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते थे, उन्हीं के बच्चे उसकी अगली पोस्ट ले लिया करते थे। तो जो भी वंशानुगत पद हुआ करते थे, वंशानुगत पद हुआ करते थे, इसने क्या किया, नहीं, जो भी रियल टैलेंटेड होगा, जो भी काबिलियत जिसमें होगी, उसी के अनुसार उसको उस हिसाब से पद दिया जाएगा। तो इसने ये बहुत अच्छी चीज़ शुरू करी थी। इसके अन्य नाम क्या है, असफलताओं का बादशाह, पागल, सन की, रक्त पिपासु, दुनिया का खान, रामुंदरी अभिलेख में। अच्छा, दुनिया का खान जो नाम है वो कहाँ से देखने मिलता है हमें, रामुंदरी अभिलेख आंध्र प्रदेश का। विरोधाभासों का मिश्रण भी इसे कहते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पता नहीं कितनी बार ही आया और हर बार आगे भी आएगा कि इब्न बतूता जो थे, इब्न बतूता जिसको गाने में इब्न बतूता बगल में जूता वाला, तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे। ये भी क्या थे कि एक क्या बोलते पोएट थे या बुक लिखा करते थे। इनने रहला नाम की किताब लिखी थी। वो किसके समय आए थे, एमबीटी के ही समय आए थे। कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में। तो इनने अरबी भाषा में रहला नाम की किताब लिखी थी। अच्छा, रहला से एक और याद आया कि जो हमारी अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था लेटेस्ट में कतर में, उसकी जो फुटबॉल है उसका नाम भी रहला से इंस्पायर्ड था। तो ये वहीं से है कि ये वहीं से इंस्पिरेशन लिया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। रहला की जानकारी, मतलब रहला जो किताब है उसमें उससे काई की जानकारी मिलती है, एक तो हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है और मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में इसका चचेरा भाई गद्दी पर बैठता है, फिरोज शाह तुगलक। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1351 से 1388। एमबीटी की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। अब फिरोज शाह तुगलक के सामने चुनौतियाँ क्या क्या थी भाई, इसके सामने चुनौती थी साम्राज्य का विघटन को रोकना, किसानों की समस्या, क्योंकि एमबीटी ने क्या किया था, दो आब के कर को बढ़ा दिया था, तो इसको वो भी ख़त्म करना था।
अमीरों की समस्याओं को ख़त्म करना था, सैनिकों की समस्याओं, जो क्योंकि इसने क्या कर दिया था, वंशानुगत पद को ख़त्म कर दिया था। जो उलेमा वर्ग थे, ये अमीर उलेमा कहलाते थे, सॉरी उलेमा, तो उनकी भी समस्या थी क्योंकि उनको भी न्यायिक परिधि में ले आया था तो वो भी चिढ़े बैठे थे। दासों की समस्या थी और उलेमा की तो समस्या थी ही। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ समस्याएं थी जिसको किसके सामने थी, फ़िरोज़ शाह तुगलक के सामने। साम्राज्य विघटन के लिए इसने क्या कर दिया था कि जो भी इंडिपेंडेंट हो रहे थे उनको इसने रोका नहीं, और जो बचे खुचे राज्य थे इसने कहा कि यार उन्हीं को संभाल लो जो बचे रहे, जिनको जाना है वो तो चले ही गए, लेकिन जितने भी राज्य बचे हैं हम उनको किसी न किसी नीति के से इनको संभाल के रखते हैं। तो ये इसने साम्राज्य विघटन के लिए ये चीज़ करी थी। किसानों के असंतोष के लिए इसने जो है ना भू राजस्व जो है ना कम कर दिया था। अमीरों का जो असंतोष था उसने क्या, वंशानुगत जो पद थे उनको ख़त्म कर दिया कि भैया वंशानुगत जो पद हैं भाई उनको ख़त्म करके पहले जैसा सिस्टम को भी वापस ले आए हैं। और सैनिकों के असंतोष को इनको वंशानुगत कर दिया कि भाई अब जो भी तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी सैनिक ही बन जाएंगे, उसके लिए कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दासों के लिए इसने एक विभाग खोला दीवाने बंदगान नाम से, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दीवाने बंदगान का। उलेमा वर्ग के लिए इसने मतलब फिर से उनको प्रशासन में उतना ही महत्व देना शुरू कर दिया, उनसे राय लेना शुरू कर दी। तो इस तरीके से इसने ना सबको खुश किया। इसीलिए इसने किस तरीके की नीति को अपनाया था, तुष्टीकरण की नीति, मतलब सबको सेटिस्फाई करने की नीति को अपनाया था। कोई भी बुरा मत मानो, हम सबको सेटिस्फाई कर देंगे कुछ ना कुछ करके। तो इसकी नीति को क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण की नीति। इसने जो गरीब और अनाथ मुसलमान और जो महिलाएं थी उनके लिए दीवाने खैरात नाम का एक विभाग खोला था। ये बहुत सारे ये सारे विभाग आते हैं जितने भी मैं आगे बताने वाला हूँ। इसने एक खैराती अस्पताल, मतलब एक फ्री फोकट का जो सरकारी अस्पताल टाइप का होता है वो खोला था, दर उल शफ़ा। और इसने जो दास जो थे उनकी स्थिति को सुधारने के लिए दीवाने बंदगान नाम का विभाग खोला था। दीवान इख्तियार, जो बूढ़े हो जाते थे जो उनको पेंशन देने के लिए दीवान इख्तियार विभाग खोला था। बेरोज़गारों के लिए रोज़गार दफ्तर की शुरुआत करी थी। पीडब्ल्यूडी की शुरुआत हो गई थी भाई साहब, इसके सामने देखिए कितना पुराना और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने किया है। तो पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग है जिसको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, उस समय एफएसटी ने शुरू करवा दिए थे। कुतुब मीनार की चौथी और पाँचवीं मंजिल एफएसटी ने बनवाई थी। क्या है, इल्तुतमिश ने तो क्या किया था, 3 मंजिल बनवा दी, एफएसटी ने उसके ऊपर 2 और चढ़वा दी, तो ऐसे करके 5 मंजिल का हो गया। इसने कई मदरसों का भी निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से इसने क्या तुष्टीकरण की नीति को अपनाया सब लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सबसे पहले किसने लगाया था, इन्हीं भाई साहब ने लगाया था ब्राह्मणों पर। मुसलमानों को हज यात्रा करने का प्रबंध किया फोकट में, मुसलमानों के तो फेवर में करते थे सब। एफएसटी के आर्थिक सुधार क्या थे, इसने क्या नवीन भू राजस्व नीति की सुधार करी थी। कृषि में सुधार किए थे, नहरों का निर्माण करवाया, दिल्ली में नहरों का जाल बिछाया। उद्योगों का विकास, 36 नए कारखानों की स्थापना करी थी। करों में सुधार किए थे, इसने नए कर लेने शुरू कर दिए थे, जजिया, जक़ात, खम्स और खराज। इसने नए एक सिंचाई कर की भी शुरुआत करी थी, हक़ शर्ब। हक़ शर्ब क्या होता था, उपज का 1/10 लेंगे, 1/10। और इसने 300 नए शहरों की स्थापना करी थी जिसमें जौनपुर, हिसार, फिरोज़ाबाद, फिरोज़पुर, फ़तेहपुर, पता नहीं क्या क्या। इसने नई अपनी करेंसी भी चलवाई थी, शशंगिनी, अद्दा और विख नाम के इसने सिक्के चलाए थे। अब जो नासिरुद्दीन महमूद था वो तुगलक वंश का लास्ट शासक था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारे तुगलक ख़त्म हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी को थैंक यू, और आप इसी तरीके से हमारी क्लास को आगे देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।